ओके, अब आप मुझे, ठीक है फाइन। चलिए, तो लास्ट क्लास में कॉन्ग्रुएंसी में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, उनको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, राइट। तो क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे बेटा, क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, तो पहली प्रॉपर्टी जो है हमें प्रूव करनी है। और बता देता हूं कि जैसे कि पहले भी बताया, कॉन्ग्रुएंसी इज अप्लाइड इन टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो वी कैन अप्लाई द कॉन्ग्रुएंसी रूल्स इन टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। अगर एक ट्राइंगल है तो उसको हो सकता है दो ट्राइंगल में डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए दो अलग अलग ट्राइंगल दिए गए हैं तो फिर उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ये एक आपको समझना पड़ता है क्वेश्चन में कि क्या सिचुएशन दी गई है। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी ट्राइंगल की होती है बेटा, ये एज अ क्वेश्चंस भी यूज होती है, उसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी इसमें लगेगी, तो याद रखिएगा मैं आपको एसएएस और एएसए ये बता रहा हूं। सबसे पहले एसएएस पता है आपको क्या होता है, एएसए आपको पता है क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस हम एसएएस के करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम एएसए के करेंगे। अब एसएएस और एएसए कैसे लगती है, तो लिखने का तरीका पहले 1 मिनट आप बोर्ड पे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे बताऊंगा मैं। जैसे सपोज कीजिए कोई एक ट्राइंगल ले लिया, इसको एबीसी नाम दे दिया। अब मैंने इसी में क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, या मान लीजिए कोई एक लाइन है, एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे क्वेश्चंस में। अब एबीडी और एसीडी दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एबीडी और एसीडी। तो ये एबी और एसी, ये आप देखिए दोनों इक्वल हैं मान लीजिए। तो एसएएस अगर लग रहा है तो कैसे लगेगा वो बताना चाह रहा हूं। तो अगर इसमें एक साइड ए बी है तो इसकी एक साइड ए सी हो गई, एक साइड आ गई। अब ए यानी कि कोई एक एंगल इंक्लूडेड ये हो गया, इसका इंक्लूडेड एंगल ये हो गया। तो इसमें एंगल मैंने बी ले लिया और इसका एंगल मैंने सी ले लिया। अब क्या लिखा हुआ है, फिर साइड लिखा हुआ है, तो एस ए एस मतलब साइड, फिर एक एंगल और फिर साइड। अब दूसरी तरफ उसी चीज का करस्पॉन्डिंग होता है दूसरे ट्राइंगल में। जैसे ए बी है तो ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है जो दूसरे ट्राइंगल में किसी साइड के इक्वल हो, एसी है। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन है जो दूसरे ट्राइंगल में इक्वल हो, दैट इज एंगल सी। अब तीसरा कोई पार्ट और होना चाहिए। तो अगर दो एंगल, एक एंगल और एक साइड मिल गए एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई एसएएस, तो डेफिनेटली इट विल बी बीडी। तो बीडी और सीडी ये इक्वल होंगे। देखो ये लग गया एसएएस के नहीं लग गया, ये लग गया एसएएस के नहीं लगा, इसको आप देख पाए, समझ पाए क्या? हाँ बेटा, समझ पा रहे हैं आप? एक मिनट रुक जाएं, बस मैं थोड़ा सा इसको एक बार थोड़ा सा सेट कर दूं। 1 मिनट रुक जाएं। आपको पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन अब तरीके से। चलिए, हाँ ठीक है। देखिए अगर आपने एडी ले लिया एज अ कॉमन साइड, एक बच्चा कह रहा है सर एडी ले लिया, तो बेटा फिर एसएएस नहीं लगेगा ना। यही तो मैं ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने का कि एसएएस का रूल कैसे लग रहा है। तो एसएएस अगर लगाना है तो वी हैव टू टेक बीडी एंड सीडी। मींस लेने का मतलब ये नहीं होता कि अपने मन से ले लिया कोई साइड के, सर वो तो एसएएस लगानी थी इसलिए मैंने इसको इक्वल कर दिया इसके, ऐसे इक्वल भी नहीं होता, ये भी समझ लो। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा या आपको कोई कॉन्सेप्ट से बताना पड़ेगा कि ये साइड इसके इजीली इक्वल है, समझ रहे हो, या तो गिवन होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे ही नहीं ले लेना है, ये तो मैंने एसएएस लगा के बताया है कि कैसे लगता है कि भाई दो साइड और इंक्लूडेड एंगल किसी वन ट्राइंगल में दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो जाएं तो एसएएस लग जाती है। आ गई बात समझ में? बोलो जल्दी से, अब एसएएस लगा पाओगे? बिल्कुल इसी तरह से एएसए हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे, एंगल के साथ में साइड ले लेंगे तो एएसए लग जाएगा। फटाफट से बता देता हूं एक बार जल्दी से। इसी दो ट्राइंगल, मैंने एक ट्राइंगल को जो डिवाइड किया, अब मैं इसमें एएसए लगाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी से समझा देता हूं जिससे कि फिर आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे कि करना कैसे है। तो देखिए एएसए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि दो एंगल उसमें यूज होंगे, दो एंगल उसमें यूज होंगे।
हाँ अभी टेस्ट की मैं बात कर लूंगा बेटा, थोड़ा रुक जाओ, एंड में करूंगा क्लास के। तो बेटा दो एंगल लेना पड़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई एक एंगल इसका ये हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं ये इक्वल ऑटोमेटिकली आएगा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया जाएगा जिससे ये ऐसे ऑटोमेटिकली लगेगी। तो एंगल एक ये ले लिया, इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना। अब ए ऐसे लग रही है तो कैसे लगेगी, एंगल 1 मान लो एंगल 2 के इक्वल हो गया, एक ये मिल गया हमको। यहां हम रीजन लिखते हैं ब्रैकेट में, वो क्वेश्चन में बताऊंगा। फिर मेरे को ए एस ए चाहिए, तो ए एस ए का मतलब क्या हो रहा है, एंगल और फिर साइड और फिर एंगल, एंगल साइड और एंगल, यही हो रहा है ना। तो एंगल साइड एंगल में देखिएगा एक एंगल हमें मिल चुका है, अब सीक्वेंस में क्या आ रहा है, साइड आ रहा है। तो दूसरे नंबर पे आप साइड लोगे कोई भी, तो जैसे ए बी और ए सी मान लो इक्वल मिल गए, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये एक साइड के तौर पे मिल गया हमको, मतलब इक्वल का कोई भी रीजन आप इसके अंदर लिख सकते हो, जो भी होगा। अब तीसरा ये वाला एंगल हो गया, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल साइड, देन दूसरे ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग, देन एंगल दूसरे ट्राइंगल का, तो क्या बन गया, ए ऐसे बन गया। तो ट्राइंगल का नाम क्या दिख रहा है यहां से, तो एंगल ए बी डी मैं ले सकता हूं, क्योंकि ए बी डी आप ले रहे हो, तो इधर से क्या लोगे, देखो ए में ये वाला पार्ट आ रहा है, तो यहां भी ए से शुरू करो, ये वाला पार्ट इक्वल है, और फिर बी आ रहा है ये एंगल, और यहां पे सी आ जाएगा, तो ए सी और फिर बचा हुआ डी, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के। कैसे हो गया, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, इससे हो गया। अब आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद उनका जो बचा हुआ पार्ट होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में जो बचा हुआ होता है, बचा हुआ आप समझ रहे हैं मेरी बात को, बचे हुए से क्या मतलब है, यानी कि जो पार्ट इक्वल हमें पहले से नहीं दिए गए हैं, लेकिन जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं बता चुका हूं कि उनके फिर बचे हुए सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो अब जैसे कि क्या बच रहा है इसमें, इसमें बचेगा क्या, बी डी और सी डी, तो ये भी इक्वल हो गए, यानी कि बी डी इज इक्वल टू सी डी हो गया बाय, इसमें हम लिखते हैं सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो जो पार्ट एज ए मतलब मेरे यूज में नहीं आया था, जो पार्ट मुझे पहले से नहीं पता था, जो पार्ट हो सकता है आपको बोला है कि प्रूव करके दिखाइए, तो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो रिमेनिंग पार्ट जो भी करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग पार्ट बचेंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। अच्छा इसके अलावा और क्या इक्वल हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है, इसके अलावा और क्या है ऐसा जो इक्वल हो रहा है इन दो ट्राइंगल्स में, मैं बता देता हूं। ये देखो ये वाला एंगल देखो ए डी बी इस ट्राइंगल का है, और इसी का करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल में तो ये वाला एंगल बनेगा ए डी सी, तो ए डी बी और ए डी सी भी इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में, बोलो जल्दी से। ये बेटा छोटी बातें जो हैं ये आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी में, इसको समझ लें आप अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, या ये कहें कि पहली थ्योरम पर, तो लिखें जल्दी जल्दी से, ये थ्योरम एक्चुअली क्वेश्चंस में भी यूज होनी है। अब इसमें कैसी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप लिखें, आप लिखेंगे अगली थ्योरम जो हम प्रूव करने वाले हैं यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का उसमें, ठीक है, जल्दी से लिखें। तो लिखेंगे प्रूव दैट the angles opposite to equal sides, prove that the angles opposite to equal sides in a triangle are equal, prove that the angles opposite to equal sides in a triangle are equal, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये मतलब है इसका। क्या मतलब है, किसी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये मतलब है। किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है।
अब देखिए जरा इसको कैसे करेंगे। लिखें, प्रूव दैट the angles opposite to equal sides in a triangle are equal. The angles opposite to equal sides in a triangle are equal. मतलब साइड इक्वल है और उनके अपोजिट एंगल्स को मुझे इक्वल करना है। तो देखिए मैं फिगर बनाता हूं पहले। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाया, ये दिख रहा है आपको ट्राइंगल अच्छे से। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें बोल रहे हैं कि एक पेयर साइड्स का इक्वल दिया है। तो जैसे मान ले एबीसी ट्राइंगल है, तो इसमें बेटा इक्वल साइड्स जो होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। ये वाली थ्योरम जो है ना, ये काम करती है किसमें, तो ये वाली थ्योरम बेटा काम करती है किसी एक ट्राइंगल में। मतलब अगर कोई दो अलग अलग ट्राइंगल हो गए तो उन दोनों ट्राइंगल में ऐसा नहीं होगा। मैं समझा देता हूं। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल यहां बना रखा है और एक ट्राइंगल ये बना रखा है। अब मैंने बोला कि इसमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनकी ये अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। उसी ट्राइंगल के एंगल अगर इक्वल है तो उसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल होंगी, और इसी का उल्टा कर दो, अगर साइड इक्वल है तो उसके ही अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी उसी एक ट्राइंगल के अंदर जिसको आप ले रहे हैं। अब जैसे ये ट्राइंगल है तो इसमें ये साइड हो गई दो जो इक्वल दी गई हैं, ऐसा मान के चलें आप। तो ये मैंने दोनों साइड इक्वल ले ली। अब मुझे प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। तो इसी, अभी तो एक ही ट्राइंगल है ना, तो इसी ट्राइंगल की साइड ए बी ऐसी है। अब इसमें प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि और इससे ज्यादा इस ट्राइंगल के अंदर कुछ दिख नहीं रहा। तो इसमें आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या है वो समझ लो। तो मुझे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल ए का। ये मैं कर सकता हूं भाई, हमारे पास में इतनी चीजें तो है ना कि हम किसी एंगल को डिवाइड कर पाए इक्वल टू पार्ट्स में। कंस्ट्रक्शन से भी हम जानते हैं करना। तो जो हम कंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं वो हम इसमें डायरेक्टली लेके चलेंगे। कंस्ट्रक्शन से करने का मतलब मेरा है कि वी नो हाउ टू डिवाइड एन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। तो मैंने क्या करना है, मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूं। तो मैंने मान के चला कि, और थ्योरम में जब करते हैं बेटा तो कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंस्ट्रक्ट करके बता रहे हैं, हम मान के चल लेते हैं। तो आपको दिखाना है कि ये एक एंगल बनेगा, इस तरह से लाइन बनेगा जो एंगल को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट है। तो अब दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये ध्यान रखें कि ये एंगल इसके इक्वल करना है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो मैंने क्या करा, कुछ ऐसा बना दिया, इससे ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं। लेकिन ये दोनों में ऐसा कुछ नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये हमें इक्वल अभी करना है। जब भी एंगल आप डिवाइड करो दो पार्ट्स में, एंगल 1 और 2 मान लिया करो, उससे क्या होता है इनको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। तो मैंने इसको 1 माना, इसको 2 माना। अब मुझे करना ये है कि वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये प्रूव करना है। ये मैं हटा इसलिए रहा हूं जिससे कि कहीं इसको ही आप यूज ना कर लें थ्योरम में, क्योंकि ये तो प्रूव करना है। अब लिखें गिवन जल्दी से। तो गिवन में देखो क्या लिखोगे, गिवन में लिखना इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना, इन ट्राइंगल एबीसी क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी और ए सी इक्वल है। क्या हो रहा है, ए बी और ए सी इक्वल है, ये गिवन में आ जाएगा। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है कि नहीं। और ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये गिवन में मत लिख लेना, ये कंस्ट्रक्ट किया है हमने, ध्यान रखें। टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एंगल बी और ये एंगल सी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप ए बी सी भी लिख दोगे तो भी वही मतलब है, एक ही दिखाई दे रहा है। तो एंगल बी इक्वल करना है एंगल सी के। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पर।
कंस्ट्रक्शन अगर किया है तो लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है मैंने, बताओ। कंस्ट्रक्शन में मैंने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एंगल ए का, तो लिखना आप लोग लिखेंगे ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर एडी, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल BAC, ये पूरा लिख दिया, BAC इसका बाइसेक्टर है AD, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल BAC मीट्स BC एट D, ये भी लिख दो आगे, मीट्स BC एट D, BC को D पर मिल रहा है ना, तो मीट्स BC एट D, ये सारी चीजें तो यहां आ गई। अब आ जाते हैं अपन प्रूफ पर, देखिएगा। अब प्रूफ में क्या करना है, तो प्रूफ में आपको ये दो ट्राइंगल लेके चलने हैं और इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देना है। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, CPCT से ये बचे हुए जो भी पार्ट होंगे इनके, जो हमें प्रूफ करने हैं वो हमारे लिए बचे हुए पार्ट हैं, तो ये B और C करना है आपको, तो इनको मैं इक्वल कर दूंगा बाय CPCT। अब ये बताओ, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में आ रहा है ABD में, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में आ रहा है ACD में, तो ABD और ACD यही एंगल इक्वल करने हैं, तो यही ट्राइंगल ले लो ABD और ACD, इनको कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे, और इससे पहले कि ये रीजन क्या क्या हमें पहले तो चेक कर लिया करो कि ट्राइंगल में जो हम कॉन्ग्रेंसी लगाने वाले हैं कौन सी लग रही है और जो नहीं लग रही है तो क्या रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम उसको पहले ही क्लियर कर लें। ऐसा थोड़ी क्वेश्चन करने बैठ गए और हमें पता ही चला गया रे इसमें तो कॉन्ग्रेंसी लगी नहीं रही, तो वो पहले ही चेक करना है आपको। कैसे करना है, मैंने देखा कि एक तो ये साइड AB है और ये साइड AC है, दोनों ट्राइंगल में बराबर है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये एक एंगल आ गया एंगल 1 और ये आ गया एंगल 2, इसमें दोनों में आ रहे हैं एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, ये मेरे को मिल गया, कैसे, बाइसेक्टर है। और फिर तीसरी साइड AD जो है वो कॉमन साइड है बेटा, इसमें कई बार हमें कॉमन पार्ट मिला करेगा ट्राइंगल्स में, जो दो अलग अलग ट्राइंगल में कॉमन हो, सेम हो, उसे कॉमन पार्ट कहेंगे। अब वो साइड भी हो सकती है, एंगल भी हो सकता है, तो AD एक ऐसा साइड है जो ABD ट्राइंगल में भी है, ACD ट्राइंगल में है, तो इसको मैं कहूंगा कॉमन साइड, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, साइड मिला, एंगल मिला और एक साइड मिली, यानी कि दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है। फिर यहां देखो, साइड मिला, एंगल मिला, एक साइड मिली, यानी यहां भी दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी बनेगी यहां पर, SAS, बड़े क्लियरली दिख रहा है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, AB इज इक्वल टू AC। ये कैसे आया, सीधे सीधे लिख देंगे गिवन। अब साइड एंगल साइड लगा रहे हैं तो सेकंड नंबर पे एंगल लिखना पड़ेगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये कैसे हुआ साहब, बाय कंस्ट्रक्शन लिख दो सीधे सीधे, या ये लिख दो कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये भी अच्छा रहेगा, AD बाइसेक्ट्स बिकॉज AD एंगल A, आप ऐसे भी रीजन दे सकते हो। अब इसके बाद में तीसरी चीज, AD इक्वल्स टू AD, ये हो जाएगी कॉमन साइड, क्या बन गई ये, कॉमन साइड। चलिए, तो अगर ये कॉमन साइड है तो तीन चीजें आ गई, SAS पहले ही चेक कर लिया, तो लिख दो फटाफट से, देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACD के साथ बाय S कॉन्ग्रेंसी, SAS कॉन्ग्रेंसी। अब इसके बाद में क्या प्रूफ करना है मुझे, एंगल B और एंगल C को प्रूफ करना है इक्वल, राइट। तो यहां से CPCT से हो जाएगा, सो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, सीधे सीधे। अच्छा, अभी तो लेकिन ये है कि एक्चुअली इस ट्राइंगल के अंदर क्या आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर ABD आ रहा है, लेकिन ABD को मैं एंगल B लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ACD को मैं एंगल C लिख सकता हूं। आपको और बेहतर तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख दें, देयरफॉर एंगल ABD, बिकॉज इस ट्राइंगल का पार्ट है वो दिखाई देना चाहिए, ACD। अब रीजन क्या आएगा इसका, बाय CPCT। CPCT आप समझ गए होंगे, CPCT कब लगाते हैं, जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो उनका कोई पार्ट अगर आपको इक्वल करना हो तो वो CPCT से हो जाता है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का, इसलिए कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ABD और ACD इक्वल हो गए। अब इसके बाद में क्या होगा, अब आपको जो लिखना है वो लिखते जाओ। तो हमें करना था एंगल B और C को इक्वल, तो एंगल ABD का एक्चुअली मतलब तो एंगल B है, तो हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिख दिया। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।
ये आपका ध्यान रखें, क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली अब अप्लाई करूंगा ये प्रॉपर्टी कि भाई कोई ट्राइंगल मिलेगा, उसमें आपको दो साइड दिख रही होंगी, दो साइड जब इक्वल होंगी, जब दो साइड इक्वल होंगी तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल में डायरेक्टली इक्वल अगर ले लूं तो समझ जाना एज अ प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे? किसी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल में, दो अलग अलग ट्राइंगल में नहीं, एक ही ट्राइंगल में ऐसा होगा, ये ध्यान रखें। आओ कहोगे सर जे तो अलग अलग हो रहे हैं दो ट्राइंगल, मैं कहूंगा बेटा हम जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो तो एबीसी में लगा रहे हैं ना, तो वो तो एक ही है। अब इसको देख ही क्यों रहे हो? अगर ये लाइन हटा दूं तो ट्राइंगल तो एक ही बन गया ना, तो इसलिए इसमें लग जाएगी, क्योंकि इसकी साइड ये है, इसकी साइड ये है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्चुअली देखा जाए तो ये साइड और ये एंगल, ये साइड और ये एंगल है तो एबीसी के ही ना, तो ऐसे आपको देखना है। ठीक है, नोटेड, डन। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर शुरू करते हैं। मतलब ऐसे एस के ही ज्यादातर पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे चेंज करता चलूंगा, ध्यान रखिएगा बातों को। अब मुझे बताओ कि प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा आप देखो ये जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम कैसे करेंगे जरा बताता हूं मैं, देखो जल्दी से प्रूव करो, ये थ्योरम भी अच्छी है। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल मेजर 60 डिग्री। ओहो बैटरी डाउन हो रही है। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, prove that in an equilateral triangle each angle measure 60 डिग्री। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। बेटा इसको चार्जिंग पे लगा दूं मैं, एक मिनट। 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल, पता है सबको? अच्छा आप लोग दिमाग लगा सकते हो क्या इसको कैसे करेंगे? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, ट्राई करो जल्दी से, 2 मिनट का समय दे दूंगा, 2 मिनट से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। देखो जैसे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और बोल रहे हैं कि उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, प्रूफ करके दिखाओ, तो एक्चुअली वो तब प्रूफ हो पाएगा जब तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये हिंट है। तो तीनों एंगल इक्वल कैसे होंगे भाई? तो मैं बताता हूं कैसे होंगे। एंगल प्रूफ करने को किए गए हैं तो साइड वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, साइड इक्वल करने को दी जाती तो एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो जल्दी से लिखें, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल मेजर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये प्रूफ करो। तो देखिएगा 60 डिग्री का कैसे आएगा हर एंगल। तो ये आपने क्वेश्चन लिख लिया, फिगर बना लिया, तो याद रखें इक्विलेटरल ट्राइंगल की पहचान, तीनों एंगल एक समान, तीनों एंगल एक समान। इक्विलेटरल ट्राइंगल में यही तो होता है कि तीनों एंगल जो है सेम, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स एक समान, माफ करिएगा मैं एंगल बोल रहा हूं, एंगल भी होते हैं हालांकि, अभी हम लोग साइड लेके चलेंगे, तो तीनों साइड्स एक समान। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या करना है, इस ट्राइंगल में मुझे पता है कि तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो एक बार में कोई दो साइड अगर आप लेके चलोगे, ए बी और ए सी ले ली मान लो, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। फिर आपने ए सी और बी सी ले ली, तो इनके अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वेशंस को मिला दोगे तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हर एक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। बोलो कर लोगे? समझ गए कैसे करना है? बोलो जल्दी, कर पाओगे कि नहीं? नहीं कर पाओगे? रिप्लाई करें जल्दी से।
चलिए, तो कुल मिलाकर मैं इसको अगर शॉर्ट में बताऊं, गिवन टू प्रूव आप लिख लेना। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि इन ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC, ये लिख देना आप। कैसे? गिवन भी लिख सकते हो, बस ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। या एक काम करते हैं ना, ये चीज हम पहले ही लिख लेते हैं। हम लिखेंगे बिकॉज इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ये लिख लेना आप पहले। तो ए बी, ए सी, बी सी और ए सी ये पहले इक्वल हो जाएंगे। इसको मान लो इक्वेशन 1, सबसे बढ़िया। अब आप कर ले लो जो जो लेके चलना है। अब आप ट्राइंगल लो जल्दी से दोबारा। तो ए बी सी ट्राइंगल लिया, इसमें ए बी और बी सी को मैंने इक्वल ले लिया। कैसे? लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर ए बी और बी सी को इक्वल आप लोगे, ए बी और बी सी को ध्यान से देखना, तो ए बी का अपोजिट एंगल है सी और बी सी का अपोजिट एंगल है ए। तो एंगल ए और सी इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन है? सी। बी सी का अपोजिट एंगल कौन है? ए। यहां रीजन क्या दोगे? इसलिए मैंने ये लिखवा रहा हूं क्वेश्चन को। रीजन आपको देना पड़ता है, आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब है इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए और सी इक्वल हो गए, मेन चीज। तो एक रिजल्ट यहां से मिला। दो साइड और ले लो जिसमें कोई बी एंगल मिल जाए बस। तो बी के सामने वाली साइड एसी है, तो ए बी और एसी ले लेते हैं। अब मैंने ले लिया सिमिलरली ए बी और ए सी भी इक्वल है। तो क्या इक्वल हो जाएगा बताओ? ए बी का अपोजिट कौन? एंगल सी। इसका अपोजिट कौन? एंगल बी। ये लो, रीजन वही लिख देना बेटा सेम यहां से, दोनों को मिला दो। सो देयरफॉर एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी तीनों इक्वल। जब तीनों चीजें इक्वल हो गई तो मैं इनको क्या एक्स मान सकता हूं अपने मन से? जब तीनों इक्वल हैं तो तीनों किसी एक चीज के बराबर होंगे ना, तो मैंने इनको एक्स मान लिया, लेट करके एक्स मान लिया। अब एक्स मानने से क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री। तो ये 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कैंसिल करने से x आ गया 60 डिग्री। अगर x 60 डिग्री आ गया मतलब एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों 60 डिग्री हो जाएंगे। ये आंसर है। नोट कर लेंगे इसको जल्दी से। कुछ पूछना है किसी को तो बताएं। कर लिया? चलिए ठीक है, पहले ही बोल दिया था बच्चों ने हो जाएगा, तो फिर मैंने जबरदस्ती करा। चलो कोई बात नहीं। अब अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं तो जल्दी से, ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, ये सब लोग रिप्लाई जरूर करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई कौन रिप्लाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रख लें आप प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, सब लोग रिप्लाई करके जरूर बताया करें बेटा। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं अगला कर रहा हूं वो जरा ध्यान से देखना। एनसीईआरटी में भी दिया है, तो एनसीईआरटी के सारे बताऊंगा, मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि ये ज्योमेट्री है, इसमें मैं एनसीईआरटी आपको पूरी खुद ही कराऊंगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक फिगर है। अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन में मैं आपको फिगर के थ्रू क्वेश्चन कराता जा रहा हूं, तो शॉर्ट में आपको क्वेश्चन नोट करने की आदत डालनी है बेटा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे। आप सभी लोगों के पास में नोट्स होने चाहिए ज्योमेट्री के पूरे। नोट्स का मतलब समझते हो ना आप? नोट्स का मतलब ये है कि क्वेश्चन, हर क्वेश्चन थ्योरम आपके पास बढ़िया तरीके से नोटेड रहे, नहीं तो रिवीजन करते समय आपको पता ही नहीं चलेगा ये टॉपिक कहाँ है, ये टॉपिक कहाँ है, ये क्वेश्चन कहाँ है, बहुत दिक्कत होगी। और किताबों से पढ़ाइयाँ नहीं होती, ये मैं पहले बता दूं आपको। पढ़ाई होती है अपनी खुद की लिखी हुई चीजों से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज के समय में भी लोग इतना एडवांस होने के बाद में भी लोग कॉपी किताबों पे लिखते हैं। जो राइटर होते हैं, जो किताबें लिखते हैं, वो पहले खुद की लिखते हैं किताब, फिर छपती है किताब। तो कहने का मतलब खुद से जो लिखी हुई चीज होती है ना, उसको आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो।
प्रिंटेड चीजों को, दूसरी चीजों को आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितना आप खुद लिखकर उस चीज को पढ़ के समझ लोगे। ये आप फील करके देखना, आपने कोई चीज खुद लिखी हो और उसको आप पढ़ रहे हैं, और कोई दूसरे ने लिखी हो या फिर कोई प्रिंटेड ही क्यों ना हो उसको आप पढ़ रहे हैं, आप देख लेना आपको मजा कब आएगा। आप फील करके देख लेना, अंदर से मेरी बात सही निकलेगी। आपको प्रिंटेड में उतना मजा नहीं आएगा जितना खुद लिखी हो। मैथ्स में तो भैया लिखना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। अब AB और CD किस तरह से हैं, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ABCD में O कहां है, मिड पॉइंट में किस तरह बनेगा, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइन है, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो फिर फिगर दिया होगा, तो फिगर दिया है बहुत अच्छे से। अब प्रूफ क्या करना है वो बाद में बताता हूं, पहले फिगर बना के देता हूं आपको। तो फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है बेटा, देखना ये लाइन ऐसे जा रही है और ये दूसरी जो लाइन है वो थोड़ी सी इसके ऊपर की तरफ है और ये ऐसे बन गई है, ये ऐसे बना हुआ है फिगर। दिख रहा है आप लोगों को, पूरा दिख रहा है। तो देखिए ACBD, तो AC ऐसे है और ये BD है, मतलब AB एक लाइन हो गई और CD एक लाइन हो गई, और दोनों के लिए O जो है वो मिड पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखें। अब क्या क्या दे रहे हैं, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है O, AB का और CD का। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, प्रूव दैट। अब जो प्रूव करना है वो लिखते जाना। पहला नंबर क्या प्रूव करना है, ध्यान से सुने, AOC और BOD को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल BOD के साथ। फिर दूसरा पार्ट CPCT से आएंगे सब कुछ, AC और BD को इक्वल करना है, चलो हो जाएगा बड़े आराम से। आप देख सकते हो AC पहला और थर्ड करस्पॉन्डिंग है, B और D पहला और थर्ड, देख लो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, समझ गए। ऐसे दिख जाता है कि ये डायरेक्ट आ जाएगा आंसर CPCT से। ये ध्यान रखना, अगर बोल देते ना कि AC इज इक्वल टू BO करो तो नहीं होता, तो सवाल गलत है। AC और BD ही इक्वल हो सकते हैं इन ट्राइंगल के हिसाब से जो नाम दिए गए हैं। अब तीसरा पार्ट सुनो, तीसरे पार्ट में कह रहे हैं कि शायद AC और BD को पैरेलल भी करना है, यही है बिल्कुल, इनको पैरेलल भी करना है। तो तीन चीजें हैं, तीनों को देख लो अच्छे से जो प्रूव करना है। ये बन गया क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन बन गया, अब सॉल्यूशन देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले तो लिखना है गिवन, तो बताइए जल्दी से गिवन में क्या लिखोगे, एक आध क्वेश्चन में लिख के फिर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा, गिवन वगैरह आपको ही लिखना पड़ेगा। अभी तो मैं बता रहा हूं बिगिनिंग में, फिर आपको ही करना है। गिवन में आपको लिखना है दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, क्या मिल रहा था आपको, अच्छा O मिड पॉइंट दिया गया था, मेन चीज तो यही है ना, O इज द मिड पॉइंट, तो इससे बहुत कुछ हो जाएगा। तो लिखना गिवन में ही लिख लो, फिर आगे उसके रीजन में हम गिवन लिख देंगे, जैसे कि हम लिखेंगे बिकॉज, हम लिखेंगे गिवन में O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, किस किस का मिड पॉइंट है बेटा, O AB एंड CD, अच्छी बात है मिड पॉइंट है। तो क्या होगा इससे, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB, ये हो जाएगा बड़ा क्लियरली क्योंकि मिड पॉइंट है। OC इज इक्वल टू OD, मैंने ये सब गिवन में लिख दिया। अब इससे क्या होगा, जहां आप OB और OA को इक्वल लेके चलोगे तो रीजन में क्या आ जाएगा, गिवन, क्योंकि गिवन में लिख दिया है। OC OD जहां इक्वल करोगे रीजन क्या दोगे, गिवन, ये ध्यान रखना। अब कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं है, टू प्रूफ ये लिख दिया ना बेटा, टू प्रूफ में ये तीनों चीजें आ जाएंगी, मैंने यहां लिख दी हैं। अब सीधा आ जाएगा वो प्रूफ, ठीक है ना, गिवन टू प्रूफ आता है फिर प्रूफ आता है, तो टू प्रूफ मैंने वहां लिख दिया है। अब प्रूफ में देखिए क्या करोगे, प्रूफ का मतलब होता है एविडेंसेस दीजिए कि ये जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं कैसे होगा, इसके एविडेंस दीजिए आप। तो एविडेंस देखिए क्या है, अब एविडेंस कैसे देने, तो देखो चेक कर लिया करो पहले से ही कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है, क्योंकि मुझे AC और BD को इक्वल करने से पहले मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो बड़ी क्लियर हो गई बात कि कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो AOC और BOD में कॉन्ग्रुएंसी लगनी है। तो देखिए जरा क्या क्या मिल सकता है, ये वाला साइड OA OB के बराबर दिख रहा है मुझको, OC जो है वो इस ट्राइंगल के OD के बराबर दिख रहा है मुझे। अब बीच का एक एंगल और ले लेते हैं, हो गया काम। तो ये वाला एंगल ले लो, ये एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लो, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, बन गई SAS। ध्यान रखिएगा SAS कैसे बन रही है, किसी भी एक ट्राइंगल में चेक किया करो, किसी भी एक में साइड, फिर एक और साइड और इंक्लूडेड एंगल, बीच में एंगल आना चाहिए। अगर बचा हुआ एंगल यहां ले लेते तो ऐसे नहीं बनता, पहले बता चुका हूं, SAS लग जाएगी। तो इन ट्राइंगल AOC एंड
ट्राइंगल बीओडी ले लीजिए। जब कॉन्ग्रुएंट करना है तो नाम यहीं से मिल जाते हैं ट्राइंगल के, फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वही ट्राइंगल लेके चलो। एओसी और बीओडी में देखिए क्या क्या कर रहा हूं, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए ओ बी के बराबर है। कैसे आया, गिवन, या ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कुछ भी लिख दो। अब इसके बाद बीच में एंगल लेते हैं, तो एंगल एओसी इक्वल्स टू एंगल बीओडी। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरा, ओसी इसमें है, ओडी इसमें है, ये कैसे आया, फिर से गिवन। क्या हो गया, ट्राइंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओडी। कैसे आया, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अब एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सीपीसीटी से देखो क्या क्या मिल सकता है। क्या एसी और बीडी इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो देखो पहला तीसरा मिलकर एसी बनाता है, पहला तीसरा मिलकर बीडी बनाता है, यस करस्पॉन्डिंग है। तो फाइनली एसी इज इक्वल टू बीडी हो गया बाय सीपीसीटी। क्या होता है इसका मतलब, चाय पी के कप तोड़ो, नहीं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, अब लाइन को पैरेलल कैसे करते हैं मालूम है आपको। लाइन जब पैरेलल, कितनी सारी चीजें पढ़ी हमने लाइन को पैरेलल करने की। कोई भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल का उसका पेयर इक्वल कर दो, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल कर दो। तो इसमें क्या लग रहा है, फिगर को देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग जाएंगे। कैसे लग जाएंगे, ये देख लो, कहीं से भी ले लो, ये वाला ले लो इसके साथ, ये वाला ले लो इसके साथ, कोई सा भी ले लो। मान लो मैंने ये वाला एक एंगल ले लिया, इसका ऑल्टरनेट एंगल ये है, आप देख लो आराम से, देख लो आराम से, ये दोनों लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई ये भी, तो ये लाइन और ट्रांसवर्सल के अंदर है, ये भी लाइन और ट्रांसवर्सल के अंदर है, तो इंटीरियर एंगल है ऑल्टरनेट, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ ट्रांसवर्सल के। अगर 1 और 2 इक्वल हो जाएं तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। क्या 1 और 2 इनके करस्पॉन्डिंग हैं, ये भी चेक करना पड़ता है। तो 1 कहां बन रहा है, ए पर, 2 कहां बन रहा है, बी पर, ए कहां है, पहले नंबर पे, बी कहां है, पहले नंबर पे, बिल्कुल सही है, करस्पॉन्डिंग है। ऐसे पता चलता है बेटा, जैसे मैंने एसी देखा ना पहला तीसरा, यहां से मैंने बीडी देखा पहला तीसरा, अब मेरे को एंगल देखना है, तो एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है वो चेक करो। ए यहां किस पे बन रहा है, बी पर, देखो ए पहले नंबर पे है, बी यहां पहले नंबर पे है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, करस्पॉन्डिंग है। तो मैंने लिख दिया एंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी सीपीसीटी से आने वाला है 1 और 2। एओसी में क्या है बेटा, 1। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, ये ट्राइंगल जो लिखा है इसके सारे पार्ट्स इसके नीचे, इस ट्राइंगल को लिखा हुआ है तो इसके सारे पार्ट्स इसके नीचे। अब कोई बच्चा करेगा सर ओ ए और ओ बी इक्वल है, तो हम ओ बी और ओ ए को भी इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन लिखते समय इसका पार्ट इसके नीचे होना चाहिए, इसका पार्ट इसके नीचे होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, नंबर कटेंगे नहीं तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी अगेन, ये भी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो मैंने क्या बोला था, 3 जब इक्वल हो जाएं तो बाकी बचे हुए 3 इक्वल अपने आप हो जाएंगे, सीपीसीटी से बताया था मैंने। तो 1 और 2 इक्वल हो गए। अब 1 और 2 से मैं क्या रीजन देने वाला हूं, मैं लिखूंगा बट दीज आर ऑल्टरनेटिव। याद करो जब एंगल इक्वल होते हैं ऐसे लिखते थे लाइन, तो इसके नीचे देखो ऐसे लिखना, ये 1 और 2 इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए। अब इसके नीचे लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ट्रांसवर्सल क्या है, एंड ये है ट्रांसवर्सल ए बी, ट्रांसवर्सल ए बी, ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट्स, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल एसी को और बीडी को, इंटरसेक्ट्स एसी एंड बीडी। तो अगर एसी और बीडी को इंटरसेक्ट कर रही है तो पैरेलल भी तो एसी और बीडी होंगे, सो देयरफॉर एसी पैरेलल बीडी। ये आपका आंसर आ गया, ये तीसरा पार्ट भी आ गया। लो तो पहला भी खत्म, दूसरा भी खत्म, तीसरा भी खत्म। ये पहला, ये दूसरा पार्ट है, देख लो आप, ये तीसरा है। आप समझ लें, खास तौर पे लिखने का तरीका समझें, लिखने का तरीका समझ तो आपको हाल आ जाएगा, लेकिन लिखने के तरीके पे आप जोर दें, जिससे कि आपको चीजें अपने आप जब करोगे तब क्लियर होंगी करना कैसे है, तो गलतियां नहीं होंगी आपसे। जल्दी से नोट करें इसको फटाफट। जल्दी से नोट कर ले बेटा।
नोटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी, पहले तो ये देखिए फिगर दिया है, क्या फिगर दिया है, ठीक है, याद रखें फिगर दिया है। ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ए बी सी, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ध्यान रखना, जिनमें ऐसे एक ट्राइंगल हो और उसको ऐसे डिवाइड किया गया हो एंगल बाइसेक्टर से या किसी चीज से। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे कुछ एक ट्राइंगल दिया है, इसको नाम दे दिया है ए बी सी, और इस बार जो ए बी सी है वो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। फिर क्या कह रहे हैं वो, सी डी और बीई कुछ बनाए गए हैं, पर ये नहीं बोला कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो पहली चीज ये समझ लेना कि ये बोला नहीं गया है, बस ऐसी दो लाइनें दिख रही हैं मुझको। तो आप एक काम करें, बना लें दो लाइनें इस तरह से। ये गिवन है फिगर में, ध्यान रखना, फिगर दिया हुआ है ये पूरा, ठीक है ना। तो बीई है ये, और ये सी डी है। ओ इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब देखिए क्या क्या दिया है, फिगर तो ये बन गया, अब गिवन में क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। देखिए मैं बता देता हूं गिवन में क्या क्या है। तो गिवन में बेटा ए ई इज इक्वल टू ए डी दिया है, पहली चीज ये गिवन यहां लिख रहा हूं, ट्राइंगल दिया है, उसके बाद ए ई इज इक्वल टू ए डी दिया है। अब इसमें मैं क्या सिंबल नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसे लाइन का इक्वल का बना दिया तो लगेगा ए सी पूरा इक्वल है ए बी के, इसलिए बना नहीं रहे हैं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फिगर में नहीं दिखा सकते इसको। बी डी इज इक्वल टू सीई दिया है, देखो इन्होंने घुमाया किस तरह से है, इस तरफ इन्होंने ऐसे लिख दिया है बी डी इज इक्वल टू सीई। मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो AC का एक पार्ट AE लेफ्ट साइड में लिखा है और AC AE का दूसरा पार्ट C इन्होंने राइट साइड में लिख दिया है। फिर ऐसे ही इसका AD राइट साइड में है और BD लेफ्ट साइड में है। तो आप समझ जाओ आपको दिमाग कहां लगाना है। अगर आपको ट्राइंगल चाहिए ए ये पूरा, तो इसमें मेरे को AC पूरा चाहिए AD AB के इक्वल, और AC और AB इक्वल कब होंगे, जब हम इनके पार्ट्स को ऐड कर देंगे। अच्छा, यूक्लिड एक्सियम में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है कि इफ क्या कहते हैं, टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर सम आर ऑल्सो इक्वल। मतलब लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड कर दें, राइट हैंड साइड को ऐड, ऐसे आ जाएगा इक्वल कि नहीं आ जाएगा। ये एक तरह से यूक्लिड एक्सियम से हमें पता चला कि दो चीजों को हम ऐड कर दें, अगर कोई दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो उनका सम भी इक्वल होता है। प्रोसेस होती है ये मैथमेटिकल। अब हमें लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो AE और AD, AE और BD ऐड हो जाएंगे, AE और BD मिलकर कुछ नहीं बनाएंगे, तो इसलिए आपको C को इधर लिखना पड़ेगा और इसको इधर लिखना पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। प्रूव दैट AEB कॉन्ग्रुएंट टू ADC। लो भाई ट्राइंगल मिल गया। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी फिगर में क्वेश्चन में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो आपको सबसे आसान हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ट्राइंगल के नाम मिल जाते हैं, तो फिर आपको देखना नहीं पड़ता कौन से ट्राइंगल लेने हैं जिससे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट मिलेंगे। तो AEB को कॉन्ग्रुएंट करना है, देखो AEB लिया है इन्होंने, तो ADC होना चाहिए। अब ये चीज अगर क्वेश्चन में दे दी है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो सब कुछ मिल गया आपको, फिर तो केवल कॉन्ग्रुएंट करना है। अब जरा सुनो मेरी बात, प्रूफ करूंगा उससे पहले मैं देखूंगा, मुझे ट्राइंगल चाहिए बेटा AEB। देख पा रहे हो आप, ऊपर का ये वाला ट्राइंगल है
ए डी सी के साथ, देख पा रहे हो आप, ये वाला हिस्सा है। अब ए ई बी को देखो, केवल केवल ए ई बी को देखना। ए ई बी, इसमें ए ई मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, और फिर ये एंगल मिल रहा है ए। इसके अंदर देखो जरा, ए डी सी मिल रहा है, ए डी मिल रहा है, ए सी मिल रहा है, और ए मिल रहा है। आप कहोगे सर इसके अलावा भी तो मिल रहा है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात। तो आपने ये तीन चीजें क्यों दिखाई? मैंने ये तीन चीजें इसलिए दिखाई क्योंकि जो गिवन है और जो फिगर है और जो प्रूफ करना है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये दोनों ट्राइंगल जिन चीजों से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, वो चीजें क्या हैं वो दिख रही हैं हमें फिगर में, तो उन्हें तो देखोगे। तो अब ए ई बी ट्राइंगल में मैं ए ई को क्यों देख रहा हूं? क्योंकि ए ई जो है वो ए डी के बराबर दिया है, तो एक पार्ट मिल गया। अब ए ई बी ट्राइंगल में दूसरी एक साइड ये आपको ए बी दिख रही है पूरी, लेकिन ये गिवन नहीं है। लेकिन AD और BD जो पार्ट हैं वो इनके पार्ट के बराबर है, तो अगर मैं इनको पार्ट्स को ऐड कर दूंगा तो मुझे यहां से AB मिल जाएगा, यहां से AC मिल जाएगा। तो यही मुझे करना है सबसे पहले। तो देखिए प्रूफ, सबसे पहले जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं उन्हें लाना होता है, तब ट्राइंगल को लेके चलिएगा। याद रखिएगा, मैं AB को लेफ्ट साइड में अगर लिखना चाहता हूं तो मुझे लेफ्ट साइड में AB चाहिए, राइट साइड में AC चाहिए। ये सीक्वेंस को ध्यान में रखना। तो AB कैसे बनेगा? AD और BD लेफ्ट में लेने हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले आप लेके चलिए AD इज इक्वल टू AE। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो, AE AD हो या AD AE हो, एक ही बात है। या इसको आगे पीछे पलट देंगे या इसको पलट देंगे, किसी एक को तो पलटना ही पड़ेगा। ये मैंने मान लिया, कैसे आया? गिवन। क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखते हैं AD में क्या ऐड होगा बेटा? AD में डेफिनेटली BD ऐड होना चाहिए, तो लेफ्ट में BD लिखो, और यहां CE ऐड होना चाहिए तो इधर CE लिखो। ये भी रीजन वही है, गिवन। और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब ऐड कर दो इक्वेशंस को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब यूक्लिड एक्सियम तो लगाते नहीं पड़ेंगे कि भैया ये यूक्लिड एक्सियम है इसलिए ये इक्वल है तो इनका सम भी इक्वल होगा, कहां तक लगाओगे? तो इसलिए हम मैथमेटिकली करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, LHS एड टू LHS, RHS टू RHS। तो AD प्लस BD, AE प्लस CE। अब AD प्लस BD से क्या बन रहा है? AB बन रहा है। AE और CE से क्या बन रहा है? AC बन रहा है। AB और AC इक्वल हो गए। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो AB और AC की मुझे जरूरत पड़ने वाली है जब मैं ट्राइंगल्स लूंगा, तो ये मैं इसको ब्रैकेट में लेके चल दिया। या तो आप कोई इक्वेशन मान लो इसको, या हम रीजन में लिख सकते थे प्रूव्ड अबव, ऐसे भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन मान लो। अब ले लो ट्राइंगल जल्दी से। तो AEB और ADC को तो कॉन्ग्रुएंट करना है, इन्हीं को ले लो, अब मिल जाएंगे तीनों पार्ट। सो नाउ इन ट्राइंगल AEB एंड दूसरा कौन सा लेना है? ADC। ये ध्यान रखना कि यहीं कॉन्ग्रुएंट मत बना देना, ये तो लेके चल रहे हैं, नहीं तो यहां कॉन्ग्रुएंसी का साइन बना दो। ये तो लेके चल रहे हैं हम ट्राइंगल AEB और ADC। अब देखते चलो जल्दी से क्या क्या ले रहे हैं। AE ले रहे हैं इसमें, तो AE लिख दिया। AE किसके बराबर है? AD के बराबर है, गिवन है, तो ये मैं ले सकता हूं। तो पहले आ गया गिवन, कॉन्ग्रुएंसी बन रही है ना इसमें SS। एक मिनट, ये वाला साइड, ये पूरा साइड मिल जाएगा, और ये इंक्लूडेड एंगल A, बिल्कुल सही है, मिल रही है। अब दूसरा एंगल ले लो, तो एंगल A और A दोनों में कॉमन है, तो एंगल A बीच में आ जाएगा क्योंकि SAS लग रही है। कैसे आया? कॉमन एंगल, तो लिख दिया कॉमन एंगल है। तीसरी चीज क्या है बेटा? AB इसमें है, क्या है? AC इसमें है, देख लो, इक्वेशन 3 से आ गया। तो AB और AC भी इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ये हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। सो फाइनली देयरफॉर ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC के साथ बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। इसमें CPCT की जरूरत ही नहीं है क्योंकि केवल कॉन्ग्रुएंट करना था ट्राइंगल को। तो ये बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? इस क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे सभी लोग करके दें, यस सर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड लिख कर दें सभी, जिससे मैं चेक करूं इतनी देर में जो पढ़ा वो पूरा आपको समझ में आया है कि नहीं। जल्दी से बताएं।
सभी लोग लिख कर दें अंडरस्टूड, फिर मैं चेक कर रहा हूं कितने बच्चे लिख रहे हैं। देखिए नित्यांशी का मैसेज दिख रहा है, सुहानी का मैसेज दिख रहा है ना, वैष्णवी का दिख रहा है, सार्थक का दिख रहा है, 4 ही बच्चे। वृंदा कह रही है रिपीट कर दो सर। देखिए बेटा, 2 ट्राइंगल लेने थे, ए ई बी और ए डी सी, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, तो आपको पता है ए ई और ए डी इक्वल है, सी ई और बी डी इक्वल है, तो ए ई और सी ई को ऐड करेंगे तो ए सी बनेगा, ए डी और बी डी को ऐड करेंगे तो ए बी बनेगा, और ए बी जो है वो ए ई बी ट्राइंगल में आ रहा है, ए सी जो है वो ए डी सी में एज अ पार्ट है। ये हमने चेक कर लिया इधर से, इसलिए मैंने इनको ऐड किया। पहले तो ये चेक कर लो। अब सीई को एई के साथ ऐड करना है तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इक्वल में आगे पीछे लिख सकते हैं, वही मैंने कर दिया और ऐड कर दिया, तो मुझे ए बी ए सी इक्वल मिल गए। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, एक बार ए ई बी और एक बार ए डी सी। तो ए ई बी में देखो क्या क्या है जो ए डी सी के इक्वल है। अब मैं फिगर में आपको बना के दे देता हूं। तो देखिए ए ई किसके इक्वल है, ये ए ई जो है वो किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल के ए डी के इक्वल है, तो एक पार्ट आ गया। दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल ये कॉमन आ ही रहा है, देखो इंक्लूडेड हो गया। अब तीसरी बची हुई साइड कौन सी है, इस ट्राइंगल ए ई बी के लिए ये पूरी साइड भी ऐसा यूज हो रही है। तो ये मत सोचना सर जे भी आ गया और फिर ये पूरा साइड उस दूसरे ट्राइंगल में आ गया, बिल्कुल है। ये ए डी जो है वो इस ट्राइंगल का साइड है और इस ट्राइंगल का साइड पूरा ए बी है, तो इसमें क्या दिक्कत है। और ऐसे ही इस तरफ जाओगे ए ई बी में ये हो गया। अब ए डी सी में जाओगे तो ए डी जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, लेकिन ए सी पूरा है वो इस ट्राइंगल का है। तो देख लो आप दोनों साइड के बीच में ही एंगल आ रहा है, तो फिगर को समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से आ रहा है समझ में, नो डाउट। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने होंगे जो नोट्स में दिए गए हैं, ध्यान रखना। नोट्स के क्वेश्चंस होते चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस नोट्स के आप खुद करेंगे, वहीं से प्रैक्टिस होगी। अब जो नहीं आएंगे वो पूछोगे मेरे से। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग को ट्राई करना है। ठीक है, ये उसमें भी दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं जिससे कि आपके नोट्स में रहेगा, ढूंढा ढांडी नहीं करना पड़ेगी। तो आप इसको देख लो, मैं इसको बता रहा हूं और फिर अच्छे से ट्राई करना। ट्राई करेंगे, होमवर्क में करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। एक ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी और उसमें क्या दिया है इन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है पिछले जैसा, बस इसमें शायद कुछ ऐड वगैरह नहीं करना पड़ेगा। देख लेते हैं अभी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एबीसी एक कुछ ऐसा उन्होंने ट्राइंगल दिया, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के फिगर वाले क्वेश्चंस। इन्होंने क्या करा बेटा, एक एक्स यहां पॉइंट ले लिया, वाई एक ऐसे पॉइंट लिया हुआ और एक्स को इन्होंने सी से ज्वाइन कर दिया और बी को ज्वाइन कर दिया है वाई से। तो ये एक्स है और ये वाई है। अब इसमें दिया क्या क्या है, ए एक्स और ए वाई इक्वल हैं। ए एक्स याद रखिएगा, वही छोटा वाला हिस्सा देख लो, ये इक्वल है गिवन, और बस यही है। और हाँ एक और दिया हुआ इन्होंने, एक्स और वाई आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ओए होए, ए बी और ए सी भी इक्वल है, बड़ी वाली जो है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी यही था, उसमें हमने बड़ा वाला पार्ट ऐड करके इक्वल किया था, इसमें दिया हुआ है तो बहुत आसान काम हो गया। ए बी और ए सी भी इक्वल हैं, तो आप समझ गए होगे, ये दोनों चीजें गिवन में आ जाएंगी। तो आप जरा ध्यान से समझो बेटा, अगर आप ए एक्स लेते हो तो ए एक्स इस वाले ट्राइंगल में आएगा ए एक्स सी में, और इसी ट्राइंगल में ए एक्स के साथ में दूसरी साइड इसकी कौन सी है, ए सी है। और अगर दूसरा ट्राइंगल आप ए वाई बी लेते हो तो ए वाई बी में ए एक्स के इक्वल किसे करोगे, ए वाई को, और ए एक्स सी में जो ए सी आ रहा है उसे किसके इक्वल करोगे, ए वाई बी में ए बी को। तो वो आपको यहां से इसको इधर और इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऑल्टरनेट किस ट्राइंगल का हिस्सा है वो आपको ढूंढना पड़ता है। ये सब तो गिवन हो गया। अब जो प्रूफ करना है वो लिख लो, एक्स सी इज इक्वल टू वाई बी करना है। तो अब ढूंढो बेटा एक्स सी और वाई बी, जो ट्राइंगल आप ले रहे हैं जो मैंने अभी बताया, क्या उसमें ये दोनों एज अ करस्पॉन्डिंग पार्ट मौजूद हैं, तब तो ट्राइंगल ले सकते हो। तो देखो अगर आपने लिया ए एक्स सी तो एक्स सी एक साइड आ रही है, ए वाई बी तो वाई बी एक साइड आ रही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ए एक्स सी, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए आप, ये वाला ट्राइंगल ले लें एक,
और इसके साथ में दूसरा कौन सा लोगे बेटा, तो दूसरा ट्राइंगल जो जाएगा वो AYB, ये वाला जाएगा पूरा। अब इसमें छोटा कुछ हिस्सा कॉमन हो रहा है ट्राइंगल का, उससे लेना देना नहीं है हमको, हम तो अभी उसको एक AXC और AYB के रूप में देख रहे हैं। तो AXC और AYB दोनों ट्राइंगल लेना, इसमें AX जो होगा वो AY के इक्वल हो जाएगा, पहली चीज। फिर इंक्लूडेड एंगल जो है वो कॉमन है, देख लो दोनों में एंगल A आ जाएगा, तो एंगल A कॉमन हो गया। और तीसरी AXC में साइड कौन सी लोगे, AC, और AYB में कौन सी साइड ले लेना, AB, ये भी गिवन है, दोनों इक्वल हैं, तो गिवन गिवन, और ये कॉमन एंगल SAS लग गई, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, SAS से और CPCT से XC और YB इक्वल हो गए। सो दिस इज योर होमवर्क, कर लीजिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना है ध्यान से। क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि सपोज लाइन सेगमेंट AB and CD intersect at O in such a way that OA equals to OD दिया है, OA को OD के इक्वल कर दिया है, OB को OC के इक्वल कर दिया है। प्रूव करना है AC is equal to BD, सॉरी, AC is equal to BD, बट AC में नॉट पैरेलल टू BD, AC BD के पैरेलल नहीं है, AC और BD इक्वल जरूर है। बेटा ये क्वेश्चन में फिगर अपने को खुद को बनाना है, तो सुनो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि फिगर अपने को बनाना है तो इसे समझना पड़ेगा अच्छे से। देखिए, नोट करना क्वेश्चन को, लिखो जल्दी से। AB and CD इंटरसेक्ट एट O, जल्दी से लिखो, AB and CD इंटरसेक्ट एट O। जिसमें फिगर नहीं है वो क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा बेटा, जिसमें फिगर नहीं है वो क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें फिगर है वो क्वेश्चन तो फिगर से हो जाता है। AB and CD इंटरसेक्ट एट O, अब कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सुनो। AB and CD इंटरसेक्ट एट O in such a way that OA is equal to OD and OB is equal to OC। OA OD के इक्वल दिया है एंड OB is equal to OC दे रहे हैं वो। अब क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट, अब जो प्रूफ करना है वो ध्यान से सुनिएगा, प्रूव दैट AC is equal to BD। बेटा ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ में लिख देता हूं यहीं पर ही, AC को BD के इक्वल करना है, अच्छी बात है, बट AC में नॉट पैरेलल टू BD, AC और BD पैरेलल नहीं है ये भी बताना है। पैरेलल नहीं है तो ऐसा होना चाहिए सिंबल, AC में नॉट भी पैरेलल टू BD, उन्होंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब पैरेलल है तो मैंने पैरेलल बना दिया, और नहीं है तो उसको काट दिया, ऐसा मैंने बना दिया, ये कोई सिंबल होता नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखिए फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर हमें खुद बनाना है, तो जरा समझना पड़ेगा आपको कि AB और CD दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो जब भी कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आप ऐसे बना लिया करो, दिखनेंगी अच्छे से। और हाँ, एक और चीज देखनी है हमें कि AC और BD पैरेलल हो जाएं, इक्वल हो जाएं, इस तरह से बनना चाहिए, है ना। और ये पैरेलल नहीं हो, ये ऐसे दिखने चाहिए, तो देखें लगभग ऐसे बना दो कि पैरेलल ना दिखें और इक्वल दिखें, तो ये देखो जरा ऐसे ही बनेगा, ये इक्वल तो लगभग दिख रहे हैं, और पैरेलल हो सकता है दिख रहे हो लेकिन नहीं है, वो हम प्रूफ करेंगे। तो बस फिगर में थोड़ी बहुत पैरेलल दिख रही हो तो कोई ऐसी दिक्कत का विषय नहीं है, आप थोड़ा और इसको बेंड कर देना, अगर आपको लगे कि भाई पैरेलल हो रही है तो हम थोड़ा सा और बेंड कर दें, ऐसा दिखा दें कि पैरेलल ना दिखे, बस ऐसा हो जाए। अब नहीं होंगी ये पैरेलल। अब देखो जरा, ए लाइंस के नाम पहले समझना बहुत जरूरी है, ACBD बाद में अपने आप आएगा, जो मेन लाइन दी गई है उन्हें देखो। लाइंस थी AB और CD, तो किसी भी एक को AB मानो, तो अगर AB मानते हो तो ऐसे, ये पूरी लाइन AB है, बड़ी लाइन की बात चल रही है, और ये CD है, और A के साथ C आ रहा है तो C ऑब्वियसली यही होना चाहिए, नहीं तो कुछ कहेंगे सर CDJ हो गई तो फिर AD बन जाएगा, तो फिर फिगर ही काम नहीं कर रहा। AC तो चाहिए ना आपको कहीं ना कहीं, तो AC है तो C इधर होना चाहिए, D इधर होना चाहिए। अब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। एक ऐसे क्वेश्चन पहले किया था लेकिन उसमें क्या था, O मिड पॉइंट था, यहाँ O मिड पॉइंट नहीं है। O अच्छा मिड पॉइंट है, नहीं है, मिड पॉइंट क्यों नहीं है, देखो वो इसलिए नहीं है मिड पॉइंट, अगर O मिड पॉइंट होता AB का तो OA और OB इक्वल होते। क्या OA और OB इक्वल है, नहीं, OA जो है वो OD के इक्वल आ रहा है और OC जो है वो OB के इक्वल आ रहा है, मतलब बड़ा अजीब तरह से दिया गया है।
तो कहने का मतलब इनको दिखा दो फिगर में जरूर, नहीं तो गलती हो जाएगी। ओ ए किसके इक्वल है, ओडी के, तो मैंने डबल लाइंस का साइन यहां इसके साथ बनाया। अब दूसरा कौन है, ओबी, तो ओबी मैंने ये सिंगल लाइन बना दी और ओडी के ओसी के इक्वल है, तो ये ले ली। अब आपको दिख जाएंगे कौन सी लाइन किसके साथ आ रही है। इसीलिए ये ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो लाइन पैरेलल इक्वल तो हो जाएंगी, लेकिन पैरेलल नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होंगे। आप कहोगे कैसे, तो बेटा ये अगर मैं ए ओ सी ट्राइंगल लेता हूं तो ए ओ सी के साथ बी ओ डी नहीं आ रहा है, ए ओ सी के साथ डी ओ बी आएगा, क्योंकि ओ डी और ओ ई इस तरह से इक्वल है। तो जहां इक्वल होते हैं वहीं से तो नाम लेते हो। अगर आपने बोला सी ओ ए ले लेते हैं तो फिर क्या लेना पड़ेगा, बी ओ डी लेना पड़ेगा। तो ये नाम ध्यान से देखना पड़ते हैं हमें, तभी बनता है। अब देखो जरा जल्दी से प्रूफ पे आ रहा हूं। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, लेकिन उनके नाम बड़े ध्यान से देखेगा, सीक्वेंस में नहीं जाएंगे। मतलब ए ओ बी जनरली आपको बी ओ डी के साथ दिखना चाहिए, लेकिन चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट किसके साथ होगा, डी ओ बी के साथ, क्योंकि ये देखो ना ए ओ डी ओ नाम ऐसे जाएगा। तो इन ट्राइंगल अगर आपने ए ओ सी लिया है तो बेटा याद रखें दूसरा ट्राइंगल आपको डी ओ बी लेना पड़ेगा। सीक्वेंस इस हिसाब से ले रहे हैं। अब ये देखो, मैंने आपको एक चीज याद करो, शुरू से कितनी बार बताइए कि ट्राइंगल्स के नाम अगर दिए जाएं कि इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है तो बोलो आसान हो जाता है काम। अब यहां ट्राइंगल्स के नाम नहीं दिए गए हैं, आपको पार्ट्स दिए गए हैं केवल, तो आपको नाम बनाने पड़ते हैं, पार्ट्स की हेल्प से बनाने पड़ते हैं। ये जो गिवन है ना, इससे बनाना पड़ता है। तो गिवन को देखना पड़ेगा और कौन सा पार्ट किसके इक्वल करस्पॉन्डिंग आ रहा है वो देखना पड़ेगा, तब नाम बनेगा। अब देखो मैं करस्पॉन्डिंग पार्ट चेक कराता हूं आपको, देखिएगा। जैसे मैंने एओसी और डीओबी लिया, तो बताइए जल्दी से पहले दो कौन से हैं, एओ, और यहां दो पहले कौन से हैं, डीओ। तो देखो एओ और डीओ इक्वल हैं, ये देख लो डीओ इक्वल है। दूसरा क्या है, देखो ओसी और ओबी, तो ओसी सेकंड और थर्ड, ओबी सेकंड और थर्ड, देखो आ रहा है बिल्कुल सही। और बीच वाला जो एंगल है ओ, वो दोनों में बीच में है ही, वर्टिकली अपोजिट, तो बात बन गई। तो अब देखिए जरा पार्ट्स ध्यान से लीजिएगा। मैंने लिया ओ ए, तो इसके साथ आपको लेना पड़ेगा ओ डी, कैसे, गिवन। फिर इंक्लूडेड एंगल है क्या, बिल्कुल है, ये देखो ये साइड है, ये साइड है और बीच में एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब फिर दूसरे नंबर पे एंगल को लेना पड़ेगा। तो एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल डीओबी। वही क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया कितना। तो ये बस गलतियां हो जाती हैं, दो अलग अलग क्वेश्चंस को हम एक तरह से समझ के बैठेंगे तो दिक्कत होगी, समझना पड़ेगा क्या कह रहा है सवाल। OC इज इक्वल टू OB, जब फिगर समझ में आ जाता है फिर क्या बचा, लिखने में क्या जा रहा है, क्या किसके इक्वल है वो तो दिख ही जाता है, फिर बन गई ऐसे एस। तो ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल DOB के साथ बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ये लिखना पड़ेगा कौन सा लगाया है, और CPCT से फिर हमें ये पहला पार्ट मिल जाएगा, क्योंकि AC और BD तो करस्पॉन्डिंग है, दिख रहा है। आप कहोगे सर ये AC है, ये DB है, अरे बिल्कुल DB है, लेकिन DB एक्चुअली है तो BD ना, साइड तो वही है ना, तो इसलिए आ जाएगा इक्वालिटी में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो AC इज इक्वल टू, यहां पे आप DB लिखना बेटा, क्योंकि हम सीक्वेंस से जाते हैं, बाय CPCT। अब ये क्लियर है कि आप DB इक्वल कर दियो तो BD तो हो ही जाएगा इक्वल, तो ये चीज आपने समझ ली। तो फाइनली हमारा पहला पार्ट जो है, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD, जो पहला पार्ट था वो हमने लिख दिया कि ये प्रूफ हो चुका है। चलिए ये आ गया, हमने AC के इक्वल कर दिया, मतलब BD के इक्वल हो गया, पहला पार्ट तो खत्म हो गया। अब जरा सुनो ध्यान से, ये पैरेलल नहीं है कैसे बताओगे, अगर ये पैरेलल हैं तो क्या होता है समझो। तो अगर ये पैरेलल होते बेटा तो ये ऐसा होता, ये वाला एंगल जो है इसका अल्टरनेट बनता ये वाला एंगल, इक्वल होते। लेकिन क्या एंगल A और B इक्वल होंगे, कैसे समझोगे, इधर देखो A ये है पहले नंबर पे और यहां B कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो क्या A और B सही सीक्वेंस में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब A और B इक्वल नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, इधर C है और इसका अल्टरनेट D है। अब देखो C कहां है, तीसरे नंबर पे, और D कहां है, पहले नंबर पे, तो ये यहां से ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी पेयर इक्वल नहीं हो रहा। तो जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी, उल्टा हो गया है। अब यहां से जरा ध्यान से देखना कि CPCT से जो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने चाहिए वो नहीं हो रहे ना इक्वल, तो हम लेकिन CPCT से तो इक्वालिटी बताते हैं, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे,
ये वाला एंगल कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, अब ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ये डी के इक्वल है। और इसी तरह से अगर मैं इसको 3 लेता हूं तो ये 4 ले लेते हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट नहीं है, तो यस यहां से पता चल जाएगा लाइन पैरेलल नहीं है। अब सीपीसीटी से क्या हो रहा है ध्यान से देखना, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी आ गया पहला चीज, एंड क्लियरली एंगल 1 इक्वल हो रहा है एंगल 2 के साथ, एंगल 3 इक्वल हो रहा है एंगल 4 के साथ बाय सीपीसीटी। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख देंगे बट दीज आर नॉट पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर है नहीं, दूसरे कोई पेयर ऑल्टरनेट के दिख नहीं रहे, तो लाइन पैरेलल कैसे हो सकती है, तो दीज आर नॉट पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस AC may not be parallel to BD। तो AC जो है वो BD के पैरेलल नहीं हो सकता, नोट इट। आ गई होगी बात समझ में।